Good evening, students. So, this is our lecture number 52 on the Code of Criminal Procedure and the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita 2023. अपने इस लेक्चर में आज हम लोग शुरू करेंगे कंप्लेन प्रोसीडिंग से. ठीक है. तो हमने अपना एक एस्पेक्ट तो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लिया है. वो ये है कि जब सेक्शन 154 के अंदर, दैट इज सेक्शन 154 इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, जब वहां पर पुलिस ऑफिसर कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करता है या फिर अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन सेक्शन 155 में पुलिस ऑफिसर रिसीव करता है, तो उसमें पूरा प्रोसीजर बताया गया कि पुलिस ऑफिसर कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्या क्या पावर्स अवेलेबल है पुलिस ऑफिसर के पास. ठीक है. फिर लास्ट में पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाएगी जिसको हम चार्जशीट भी कहते हैं. एंड बेस्ड ऑन दैट जो मैजिस्ट्रेट हैं दे आर एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस. ये हमने अच्छे से समझ लिया था इन्वेस्टिगेशन के पूरे चैप्टर में. ठीक है. काफ़ी टाइम लगा था कंप्लीट करने में. देन आफ्टर दैट हमने जुरिस्डिक्शन समझा कि किस मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन होगी किसी ऑफेंस को ट्राई करने की. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप किसी भी जुरिस्डिक्शन में अगर चले जाएं और किसी भी मैजिस्ट्रेट के मतलब कोई भी मैजिस्ट्रेट जो है वो किसी ऑफेंस का ट्रायल शुरू कर दे, लाइक सपोज केरला का कोई मैजिस्ट्रेट है, उसने जुरिस्डिक्शन ले लिया एक ऐसे ऑफेंस का जो कमिट हुआ है कश्मीर में. अब लाइक खुद ही सोचिए ना, यहाँ पर ट्रायल में अगर आप समन भेज रहे हो, जो विटनेसेस हैं वो वहाँ से क्या कहते हैं कि आपका कश्मीर से ट्रैवल करके केरला आ रहे हैं, वहाँ पे वो फिर ट्रायल में अपनी प्रेजेंस को इंश्योर कर रहे हैं. तो ये बहुत ही एम्बिगुअस सा है, मतलब ठीक है, बहुत ही बेतुका सा है. तो ज़्यादा बेटर यही होता है कि जिस जगह पर ऑफेंस कमिट हो, ठीक है, सिर्फ उसी जगह के मजिस्ट्रेट के पास ये पावर रहे कि ही कैन टेक द कॉग्निजेंस. आप एफआईआर तो देश के किसी भी कोने में जाकर रजिस्टर करवा सकते हो. इसके लिए आपके ऊपर किसी भी प्रकार का बार नहीं डाला गया है, जीरो एफआईआर है ही. ठीक है. लेकिन जो जुरिस्डिक्शन लेगा, जो मजिस्ट्रेट उस ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेगा, जिस मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन होगी टू ट्राई दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, वो उसी मजिस्ट्रेट के पास होगी जिसके जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस कमिट किया गया हो. ये हमने पढ़ा था ना सेक्शन 177 में, जनरल रूल ऑफ जुरिस्डिक्शन. ठीक है. अच्छा, अब मैं सीआरपीसी के सेक्शन से डायरेक्ट बीएनएसएस के सेक्शन पे क्यों आ गया? क्योंकि देखिए इन सेक्शंस में ना कुछ मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं. तो इनको अगर हम लोग जल्दी जल्दी में पढ़ लेंगे ना तो समझ में आने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी. क्लियर है आपको? जो बाकी सेक्शंस मैंने आपको अभी कंप्लीट करवाए हैं और साथ में जो उनके रेलेवेंट सेक्शन थे बीएनएसएस के जो मैंने कंप्लीट करवाए हैं, उनमें बहुत मेजर चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था. अभी जो बचे हुए सेक्शन उनको भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा. ठीक है. बट यहाँ पर ना इन सेक्शंस में कुछ एम्बिग्विटी है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लेकुनाज हैं जिससे हमें डील करने पड़ सकते हैं. तो फॉर दैट रीजन अब मैं बीएनएसएस के सेक्शन से आपको आगे पढ़ाऊंगा एंड साथ में पैरेलली जो सीआरपीसी के सेक्शंस हैं उनको भी कवर करवाऊंगा. ठीक है. ऐसा नहीं है कि मैं बीएनएसएस पे चला गया तो सीआरपीसी के सेक्शंस को अकेला छोड़ दूंगा, वो भी हमारे साथ ही चलेंगे. ठीक है. तो हम लोग शुरू करेंगे आज कंप्लेन प्रोसीडिंग को. ठीक है. अब कंप्लेन प्रोसीडिंग को शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी. सबसे पहले हम लोग रेफर करेंगे सेक्शन 210 को. ठीक है. अभी हम लोग सिर्फ बीएनएसएस के सेक्शंस को रेफर कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. तो सेक्शन 210 विच इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर 15, इट टॉक्स अबाउट कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स. ठीक है. 210 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास specially empowered in this behalf under subsection 2, specially empowered in this behalf under subsection 2 may take cognizance of any offense. may, देखिए डिस्क्रिप्शन दिया गया है, take cognizance of any offense. A, upon receiving a complaint of facts including any complaint filed by a person authorized under any special law which constitutes such offense. ठीक है. अपॉन ए पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, सबमिटेड इन एनी मोड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड. अब देखिए यहाँ पे एक नया एडिशन हुआ है. ठीक है. अब जो पुलिस रिपोर्ट है इट कैन बी सबमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स. ठीक है. ऑफ सच फैक्ट्स एंड सी upon information received from any person other than a police officer or upon his own knowledge that
सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। ठीक है, ये क्या कहता है? अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन ए पुलिस ऑफिसर और अपॉन हिज ओन नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। ठीक है, अब थोड़ा ना इन सबसेक्शंस को हम लोग ध्यान समझते हैं। एक बार सबसेक्शन 2 भी पढ़ लेते हैं। द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट may, again it's a discretion upon the CJM, empower any magistrate of the second class to take cognizance under subsection 1 of such offences as are within his competence to inquire into or try। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, आखिर सेक्शन 210 कहना क्या चाहता है। हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली चैप्टर 12 ऑफ CRPC को पढ़ा था, जो कि अभी आपका चैप्टर 13 है इन BNSS, विच इज बेसिकली इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, एक बार इसका रिकैप ले लेते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि सेक्शन 154 के अंदर, सेक्शन 154 के अंदर, ठीक है, और यहां पे आपका सेक्शन 155 के अंदर पुलिस ऑफिसर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। ठीक है, ये BNSS का हो गया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, सेक्शन 173 ऑफ BNSS एंड सेक्शन 154 ऑफ CRPC के अंदर जब पुलिस ऑफिसर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, ठीक है, देन उनके पास जो पावर होती है इन्वेस्टिगेशन करने की, दैट इज अंडर सेक्शन 156। ठीक है, देन आफ्टर दैट सेक्शन 157 के अंदर आपका प्रोसीजर इंश्राइंड है। मैं एक ही पेन से लिख दे रहा, एक ही कलर से लिख दे रहा। ठीक है, 157 के अंदर प्रोसीजर इंश्राइंड है। फिर उसके बाद सेक्शन 160 जो है वो अटेंडेंस की बात करता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो किसी भी विटनेस को विच अपीयर्स टू देम एक्विंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, उसको समन कर सकते हैं, उसको कॉल अपॉन कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में कि वो आके अपना बयान दे। ठीक है, फिर 161 के अंदर हमने पुलिस ऑफिसर को इनेबल किया है कि अगर उनको लगता है किसी भी प्रकार की रेलेवेंट इंफॉर्मेशन विटनेस दे रहा है तो उस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को रेड्यूस्ड इनटू राइटिंग करते हैं पुलिस ऑफिसर। ठीक है, फिर हमने 162 में क्या पढ़ा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 161 के जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, एंड इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर जितने भी स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करेंगे, इनकी किसी भी प्रकार की एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, मतलब प्रोसिक्यूशन इन एविडेंसेस को किसी भी प्रकार से यूज नहीं कर सकता है। अब डिफेंस कैसे यूज कर सकता है ये मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था 162 के डिस्कशन में, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अभी बस मैं आपको एक रिकैप दे रहा हूं, उसमें डेल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसमें यह भी था कि सिग्नेचर नहीं लिए जाएंगे, कि जो भी विटनेसेस अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उसके ऊपर विटनेसेस के सिग्नेचर लिए जाएंगे। क्यों नहीं लिए जाएंगे? बिकॉज इट कैन क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अनड्यू प्रेशर अपॉन द विटनेसेस कि अगर मैंने इसको साइन कर दिया तो हो सकता है ये जो स्टेटमेंट मैंने रिकॉर्ड करवाया ये कल को मेरी अगेंस्ट में यूज हो सके। ठीक है, या फिर वो बस अपने आप को काइंड ऑफ उसने अपने स्टेटमेंट्स दिया, ठीक है, एंड वो अपने आप को थोड़ा सा एनोनिमस रखना चाहता है तो उसने उस पर सिग्नेचर नहीं किया। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस, बट इसका एक एक्सेप्शन था। मतलब बेसिकली यहां पर क्या था सेक्शन 162 में कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, पुलिस ऑफिसर रिसीव करते हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स पुलिस ऑफिसर रिसीव करते हैं उनके ऊपर ना सिग्नेचर लिया जाएगा, ना ही प्रोसिक्यूशन उस स्टेटमेंट को किसी भी पर्पस से यूज कर सकता है। लेकिन हमने पढ़ा था कि सेक्शन 293 विच इज अ स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, यहां पर जो आपके एक्सपर्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट ओपिनियंस होते हैं, जैसे कि जो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट होता है, जो आपके मेडिकल एग्जामिनर्स एक्सपर्ट होते हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, जो वो रिपोर्ट तैयार करेंगे उसके ऊपर उनके सिग्नेचर्स भी जाते हैं। एंड अगेन इट इज अ स्पेशल प्रोविजन, और जो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो ये कहता है कि दैट द स्पेशल प्रोविजन शैल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल प्रोविजन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि स्पेशल प्रोविजन जो होते हैं वो हमेशा ही जनरल प्रोविजन को ओवरराइड करते हैं, उनके ऊपर प्रिवेल करते हैं। क्लियर है आपको? फिर हमने 162 के बाद क्या पढ़ा था? आपका सेक्शन 164 रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स बाय द मैजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, 164 के बाद हम लोग 167 में चले गए, जो कि रेड विथ सेक्शन 57 था,
कि अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हो पाई, ठीक है, अगर 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हो पाई और पुलिस ऑफिसर इस ओपिनियन पे है कि एक्यूज्ड को फर्दर डिटेन करके रखने की आवश्यकता है, तो ही विल मैंडेटरली प्रोड्यूस द एक्यूज बिफोर द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, एंड द मैजिस्ट्रेट कैन ईदर बी जुरिस्डिक्शनल और नॉन जुरिस्डिक्शनल, दैट डज नॉट मैटर, ठीक है। और अगेन जो आपका 24 घंटे वाला टाइम फ्रेम है, इट इज योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 2। फिर 167 के बाद जो आता है आपका आता है सेक्शन 169 एंड सेक्शन 170। 169 टॉक्स अबाउट डेफिशिएंट एविडेंस। अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर को इतने एविडेंस मिले ही नहीं बेस्ड ऑन विच द मैजिस्ट्रेट कैन स्टार्ट द इंक्वायरी और ट्रायल, ठीक है। तो ऑन द ग्राउंड ऑफ डेफिशिएंट एविडेंस वो एक्यूज्ड को रिलीज कर देंगे ऑन अ बॉन्ड इफ द एक्यूज्ड इज इन द पुलिस कस्टडी। क्लियर आपको। और 170 क्या कहता है? सफिशिएंट एविडेंस, ठीक है। अब अगर 169 के अंदर डेफिशिएंट एविडेंस मिला है तो पुलिस ऑफिसर क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करते हैं, ठीक है। और अगर 170 के अंदर सफिशिएंट एविडेंस मिला है तो वहां पर चार्जशीट सबमिट की जाती है। और जो आपका चार्जशीट और क्लोजर रिपोर्ट का सेक्शन है दैट इज सेक्शन 173। इसको भी हमने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था, सारे सेक्शंस को हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था। होप आपको पूरी कहानी याद हो, उसमें जो मैंने केस लॉस कवर करवाए थे उनको आप रीड कर रहे हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमने पूरा समझा था कि पुलिस रिपोर्ट, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है 173 के अंदर ये आपका क्या है, पुलिस रिपोर्ट है और ये सबमिट किया जाता है मैजिस्ट्रेट को। ये कहानी आपको समझ में आ गई ना। अब लेट्स गो बैक अगेन टू सेक्शन 210। तो यहां पर क्या कह रहा है, बी कहता है कि जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जाती है मैजिस्ट्रेट को तो द मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस बेस्ड ऑन दैट पुलिस रिपोर्ट एंड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, ठीक है। इनके भी रेलेवेंट सेक्शन, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, आई एम सो सॉरी। अच्छा ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या होता है, ये तो कॉग्निजेबल कहानी हो गई। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या होता है, यहां पर पहले सेक्शन 155 सबसेक्शन 3 के अंदर पुलिस ऑफिसर को परमिशन रिसीव करनी पड़ती है फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट एंड देन ओनली आफ्टर दैट दे कैन कमेंस द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इसके आगे की जो प्रोसीजर होती है वो सेम होती है, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, डजेंट मैटर, दोनों की ही प्रोसीजर सेम होती है। बस डिफरेंस एक ये आ जाता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर को पहले मैजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए होती है टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी आगे के जो सेक्शंस है ना उनको समझने के लिए आपको ये बातें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आता है सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के अंदर कि जो मैजिस्ट्रेट है, कौन से मैजिस्ट्रेट, द मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और द मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास इफ स्पेशली एम्पावर्ड बाय द सीजेएम, ठीक है, दे कैन टेक कॉग्निजेंस बेस्ड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। अच्छा कॉग्निजेंस क्या होता है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉग्निजेंस। ठीक है, ये बार बार पढ़ते रहते हैं हम लोग, कॉग्निजेंस लिया कॉग्निजेंस लिया। अब ये कॉग्निजेंस होता क्या है, मैं आपको बताता हूं कॉग्निजेंस होता क्या है। अब देखिए होता क्या है कि मैजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेंस लेने की पावर है बेस्ड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेंट प्रोसीडिंग या फिर एनी अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। जब वो इंफॉर्मेशन मतलब जब भी वो इंफॉर्मेशन पुलिस रिपोर्ट या कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के पास पहुंचता है तो मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड लगाते हैं, ठीक है। मैजिस्ट्रेट जो है अपना जुडिशियल माइंड लगाते हैं। जुडिशियल माइंड लगाने के बाद वो कंक्लूड करते हैं कि ही हैव टेकन कॉग्निजेंस, मतलब कि उन्होंने मान लिया है कि हाँ कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है। ही फर्स्ट अप्लाइज हिज जुडिशियल माइंड एंड देन आफ्टर दैट ही मे कंक्लूड that some offense has took place in his jurisdiction, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, कॉग्निजेंस लेने की पावर खाली जुरिस्डिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास है। ये हमने जुरिस्डिक्शन के चैप्टर में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली समझ लिया था बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 177 जो कि जनरल रूल ऑफ जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। आप सेक्शन 160, अच्छा मैं इनके सेक्शंस भी लिख देता हूं, वेट, ठीक है। ये आपका 173 हो गया तो बीएनएसएस में आपका सेक्शन 174 हो गया।
ये आपका 156 था, तो ये आपका सेक्शन 175, 176, फिर ये आपका सेक्शन 179 हो गया। ये आपका सेक्शन 180, दिस इज सेक्शन 181 आई गेस, आई होप, मतलब आई एम नॉट प्रिटी श्योर, कोई सेक्शन गलत हो भी सकता है, ठीक है। फिर ये आपका शायद से सेक्शन 183 था, ठीक है। आई एम नॉट रेफरिंग टू एनी डॉक्यूमेंट्स राइट नाउ, सो आप एक बार प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बट दिस इज सेक्शन 183, दिस वॉज सेक्शन 187, रुकिए मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं दूसरे कलर से, दिस वॉज सेक्शन 187 ऑफ BNSS, ये मैं BNSS सेक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। दिस वॉज सेक्शन 189, दिस वॉज सेक्शन 190 आई गेस, एंड दिस वॉज सेक्शन 193, ठीक है। ये आपको क्लियर है, ठीक है। ये BNSS के सेक्शंस मैंने मेंशन कर दिए आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। हाँ, तो मैं कहाँ पे था कि कॉग्निजेंस क्या होता है। कॉग्निजेंस बेसिकली ये होता है कि जब मैजिस्ट्रेट के पास इनमें से किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स पे, उनको पेरूज करते हैं, उनको ध्यान से पढ़ते हैं, एंड पढ़ने के बाद ही में कंक्लूड बेस्ड ऑन द एविडेंस विच हैव बीन फर्निश्ड इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट, ही में कंक्लूड कि हाँ उनके जुरिस्डिक्शन में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली कॉग्निजेंस क्या होता है कि द मैजिस्ट्रेट इज अप्लाइंग हिज जुडिशियल माइंड एंड आफ्टर दैट ही इज कंक्लूडिंग दैट यस सम सॉर्ट ऑफ ऑफेंस हैज कमिटेड इन हिज जुरिस्डिक्शन। क्लियर है आपको ये चीज? ये होता है आपका कॉग्निजेंस। ये आपको कहीं डिफाइंड नहीं मिलेगा, कहीं पे भी आपको किसी डेफिनेशन क्लॉज में नहीं मिलेगा कि कॉग्निजेंस की डेफिनेशन क्या होती है, बट ये काइंड ऑफ एक डेफिनेशन है जिसको आप रेफर कर सकते हो कि कॉग्निजेंस होता क्या है। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉग्निजेंस का मतलब ये होता है कि जो भी मतलब रिपोर्ट्स मैजिस्ट्रेट को सबमिट किए गए हैं, मैजिस्ट्रेट उस पर अपना जुडिशियल माइंड लगाता है, एंड जुडिशियल माइंड लगाने के बाद व्हेन ही कंक्लूड कि हाँ बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट एक ऑफेंस तो कमिट हुआ है, ठीक है, ऑफेंस कमिट हुआ है, लेकिन ये अभी कंक्लूड नहीं किया गया कि ऑफेंस किसने कमिट किया है, ठीक है, या फिर उसने कमिट किया भी है कि नहीं किया गया, ये सब ट्रायल में कंक्लूड किया जाता है। बट यहां पर मैजिस्ट्रेट बस इस पॉइंट से एग्री कर रहे हैं कि हाँ एक ऑफेंस तो कमिट हुआ है, एंड उस ऑफेंस की इंक्वायरी या फिर ट्रायल को कंडक्ट करना इज necessary. So the moment the magistrate starts inquiry, it can be said that cognizance has been taken. मैं ये भी लिख देता हूं, the moment inquiry commences, it can be said that the magistrate has taken cognizance. ठीक है, ये आपको क्लियर है इतना? कॉग्निजेंस समझ में आ गया? अब एक बार फिर से पढ़ते हैं इन चीजों को। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास स्पेशली इंपावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सबसेक्शन 2 मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। बेसिकली ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है, ठीक है। यहां पर इनेबल किया जा रहा है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास and judicial magistrate of the second class by virtue of section 210 subsection 2 to take cognizance। ऐसा नहीं है कि इनके पास एक्सक्लूसिव पावर है टू टेक कॉग्निजेंस, ठीक है। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के पास एक्सक्लूसिव पावर नहीं है टू टेक कॉग्निजेंस। बट होता क्या है कि जो पुलिस स्टेशन होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो जुरिस्डिक्शन होती है वो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की ही होती है, उसके ऊपर सीजीएम वगैरह की जुरिस्डिक्शन नहीं होती है। सीजीएम जो होते हैं ना वो काइंड ऑफ एक सुपरवाइजरी रोल प्ले करते हैं ओवर सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट्स, लेकिन जो पुलिस स्टेशन होता है उनके ऊपर सुपरवाइजरी रोल होता है ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। तो ऑब्वियस सी बात है जो इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं पुलिस ऑफिसर वो पहले इनको ही भेजी जाती है, ठीक है। लेकिन इनको खाली इनेबल किया गया है अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 टू टेक कॉग्निजेंस। ऐसा नहीं है कि कॉग्निजेंस लेने की पावर इनके पास एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड है, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं चीजों को, होप आप इन चीजों को नोट कर लिए होंगे। सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 ओनली रुकिए इज एन इनेबलिंग प्रोविजन, ठीक है, इनेबलिंग प्रोविजन, एंड
इट डज नॉट एक्सक्लूड अदर मैजिस्ट्रेट्स फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आपके सीजीएम भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं, उनको रोका नहीं गया इस सेक्शन के वर्च्यू से कि आप कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। खाली जो फर्स्ट क्लास के मैजिस्ट्रेट है और जो सेकंड क्लास के मैजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इवन द सीजीएम इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस, बट यहां पर हम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को इनेबल कर रहे हैं कि आप ही कॉग्निजेंस लीजिए। ठीक है, अब इनका ही नाम क्यों मेंशन किया गया है? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ठीक है, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। बेसिकली क्या है, खुद सोचिए कि जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के मैजिस्ट्रेट होते हैं, दे आर मैनी, मतलब उनका जो नंबर होता है बहुत ज़्यादा होता है किसी डिस्ट्रिक्ट में। जो सीजीएम वगैरह होते हैं, जो सेशन जज होते हैं, वो कितने कम होते हैं। ठीक है, सेशन जज तो खाली एक होता है, उनके साथ में एडिशनल सेशन जजेस होते हैं, वो अलग बात है। बट मेरे कहने का मतलब क्या है कि इनका नंबर ज़्यादा है। ठीक है, और इतने सारे पुलिस स्टेशन होते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर बाकियों को डालना कि आप भी कॉग्निजेंस लीजिए डजंट मेक सेंस। बट हाँ, ये इनको एक्सक्लूड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बाकी मैजिस्ट्रेट्स को एक्सक्लूड नहीं कर रहा है कि दे कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस, दे आर कंप्लीटली एम्पावर्ड, दे कैन टेक कॉग्निजेंस, देयर इज नो बार अपॉन देम टू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस। ठीक है, लेकिन यहां पर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को इफ स्पेशली एम्पावर्ड बाय सीजीएम अंडर सबसेक्शन 2, ठीक है, इनका नाम मेंशन कर दिया गया कि आप लोग ही कॉग्निजेंस लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब जो कॉग्निजेंस है वो या तो पुलिस रिपोर्ट पे लिया जा सकता है, जिसको हमने समझ लिया कि मैजिस्ट्रेट कैसे कॉग्निजेंस लेता है। अब यहां पर एक ये आता है कि मान लीजिए मैजिस्ट्रेट सुबह वॉक पे निकले हैं। ठीक है, अब वॉक पे निकले, उन्होंने देखा कि एक इंसान ने किसी का मर्डर कमिट कर दिया। अब यहां पे तो ना मैजिस्ट्रेट ने किसी प्रकार का कंप्लेंट रिसीव किया है, ना मैजिस्ट्रेट ने कोई पुलिस रिपोर्ट, मतलब कोई किसी भी प्रकार की पुलिस रिपोर्ट उन्होंने रिसीव की है। ठीक है, यहां पर सुबह वॉक पे निकले, उन्होंने देखा एक इंसान ने उनकी आंखों के सामने एक ऑफेंस कमिट किया। अब बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 44 ऑफ सीआरपीसी वो उसको अरेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर वो चाहें तो वो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं, इवन दो देर इज नो कंप्लेंट, इवन दो देर इज नो पुलिस रिपोर्ट। लाइक कॉमन सेंस यूज करिए। अब यहां पर मैजिस्ट्रेट के सामने ऑफेंस कमिट हो रहा है, अब वो थोड़ी ना भागते भागते जाएंगे पुलिस ऑफिसर के पास, बोलेंगे अरे मेरे को एक एफआईआर दर्ज करवानी है। ठीक है, तो यहां पर अपॉन एनी अदर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, ठीक है, फ्रॉम एनी पर्सन, मतलब ये देखिए, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई इंसान है, उसने मैजिस्ट्रेट को एक चिट्ठी लिख दी, अपना नाम भी नहीं लिखा उसमें। ठीक है, इज नॉट द कंप्लेनेंट, उसने बस एक चिट्ठी लिख दी, एक इन्फॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट ने रिसीव कर ली। ठीक है, या फिर सपोज मैजिस्ट्रेट सुबह सुबह अपना न्यूज़पेपर खोल के बैठे, उन्होंने कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ ली जहां पर उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर इंसान ने एक ऑफेंस कमिट किया है जिस उनके जुरिस्डिक्शन में, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने ना कोई कंप्लेंट रिसीव की है, ना ही कोई पुलिस रिपोर्ट रिसीव की है। ठीक है, तो वो वहां पर भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो समझिए इसको ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कहा गया अदर देन ए पुलिस ऑफिसर, मतलब अगर पुलिस ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के पास आ रहे हैं तो वहां पर तो क्लॉज सी को आप इन्वोक नहीं करोगे। ठीक है, और अपॉन हिज ओन नॉलेज, जो वही मैंने कहा कि न्यूज़पेपर में उन्होंने पढ़ लिया। ठीक है, उन्होंने क्या कहते हैं सुबह वॉक पे गए थे, किसी को देख लिया ऑफेंस कमिट करते हुए। ठीक है, तो ये आपको बी और सी तो शायद क्लियर हो गया। अब आते हैं ए पे। ए क्या कहता है? अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स इंक्लूडिंग एनी कंप्लेंट filed by a person authorized under any special law which constitutes such offense। अब यहां पे ये क्या कहना चाहता है? देखिए, क्लॉज बी के अंदर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, सी के अंदर एनी अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है, एवाई लिख दिया मैंने इसको, बेस्ड ऑन एनी अदर इंफॉर्मेशन द मैजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस इन द क्लॉज सी। क्लॉज ए के अंदर मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें फैक्ट लिखे होते हैं। अब कंप्लेंट दो तरीके से दिया जा सकता है, या तो जो बंदा जो कंप्लेनेंट है वो मैजिस्ट्रेट को एक चिट्ठी लिख दे, अपना नाम मेंशन कर दे। ठीक है, चिट्ठी लिख दे, इससे हो सकता है मतलब इससे कंप्लेंट प्रोसीडिंग को इनिशिएट करवाया जा सकता है, या तो वो खुद ही मैजिस्ट्रेट के पास चले जाए, इन पर्सन चले जाए और मैजिस्ट्रेट को बताए कि मेरे अगेंस्ट में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, जिसकी कंप्लेंट मैं आपके सामने लॉन्च करना चाहता हूं। क्लियर है आपको? अब देखिए आगे कहता है कंप्लेंट फाइल्ड बाय ए पर्सन ऑथराइज्ड अंडर एनी स्पेशल लॉ विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस। अब देखिए ये जो आपका यहां तक का पार्ट है ना, ये बात करता है आईपीसी के ऑफेंसेस तक, आईपीसी के ऑफेंसेस के बारे में। ठीक है, आईपीसी के ऑफेंसेस के बारे में तो हमने पढ़ा था कि शेड्यूल 1 के अंदर, जो आपका भारतीय न्याय संहिता हो गया बेसिकली, ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि शेड्यूल 1 के अंदर, ठीक है, शेड्यूल 1 के अंदर आपके बीएनएस के ऑफेंसेस इंश्राइंड है, और ये भी लिखा हुआ है कि कौन कौन से मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन होगी टू ट्राई दैट पर्टिकुलर ऑफेंस।
याद है ना आपको, ये चीज मैंने पढ़ाया था। अब यहां पर हमने आगे ये भी पढ़ा था कि अगर कोई स्पेशल लॉ है, ठीक है, और वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि कौन सा कोर्ट उस स्पेशल लॉ का ट्रायल कंडक्ट करेगा, तो वहां पर हमने पढ़ा था इस चीज को कि कौन कौन से मजिस्ट्रेट इंपावर्ड हैं टू टेक कॉग्निजेंस या फिर टू कंडक्ट द ट्रायल ऑफ दो स्पेशल लॉज, जैसे आपका पोक्सो हो गया, ठीक है, इन सब की मैं बात कर रहा हूं स्पेशल लॉज में, ठीक है। तो उस स्पेशल लॉज की इंफॉर्मेशन, मतलब स्पेशल लॉज के अंदर अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, तो वो कंप्लेनेंट जो है वो उसके तहत भी अप्रोच कर सकता है टू द मैजिस्ट्रेट, अगर मैजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस बेस्ड ऑन द कंप्लेंट विच इज बेस्ड ऑन द स्पेशल लॉ। क्लियर है आपको? ठीक है, अब इसमें इतना डेल्व नहीं करते, बस इतना समझ लीजिए कि ए जो है टॉक्स अबाउट कंप्लेंट, बी जो है टॉक्स अबाउट पुलिस रिपोर्ट, सी जो है टॉक्स अबाउट एनी अदर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। सेक्शन 210 के अंदर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को इनेबल किया गया है कि दे कैन टेक कॉग्निजेंस, बट ये बाकी मैजिस्ट्रेट्स को एक्सक्लूड नहीं कर रहा है, विच मीन्स हम सीजीएम की बात करें, सीजीएम को एक्सक्लूड नहीं कर रहा है, वो भी चाहे तो कॉग्निजेंस ले सकते हैं, ठीक है। बट यहां पर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस जो आपके फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के मैजिस्ट्रेट हैं, दे आर स्पेशली इंपावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 210, ठीक है। अब हम लोग आएंगे सेक्शन 2H पे, ठीक है, ये आपका सेक्शन 2H है ऑफ BNSS। आइए इसको पढ़ते हैं क्या कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली कंप्लेंट को डिफाइन किया गया है। एक बार मैं देख लेता हूँ CRPC में कौन सा सेक्शन है। ठीक है, इट्स सेक्शन 2D, ठीक है। ये वैसे दोनों के दोनों पैरीमेट्री है, इनमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं लाया गया है, तो इसमें इतना डेल्व करने की जरूरत नहीं, बस सेक्शंस ध्यान रखिएगा। तो कंप्लेंट को पढ़ते हैं। सेक्शन 2H कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this संहिता that some person whether known or unknown has committed an offense but does not include a police report। कंप्लेंट क्या कहता है कि बेसिकली एक इंसान ने या तो ओरली मतलब इन पर्सन वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट हुआ, उसने ओरली कंप्लेंट को दर्ज करवाया, या फिर राइटिंग फॉर्मेट में मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिख दिया, ठीक है। कंप्लेंट में क्या होता है, बेसिकली एक इंसान एक एलिगेशन लगाता है कि उसके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि कंप्लेंट आपको दर्ज करनी है तो आपको पता हो कि आपके अगेंस्ट में किस इंसान ने वो ऑफेंस कमिट किया। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई साइबर क्राइम हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कोई साइबर क्राइम हुआ है। अब आपके अगेंस्ट में साइबर क्राइम किसने कंडक्ट किया ये आपको नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता आपको साइबर क्राइम किसने कंडक्ट किया है, ठीक है। तो आप वहां पे कंप्लेंट लिख सकते हैं मैजिस्ट्रेट को, ठीक है, चाहे आपको पता हो या ना पता हो कि आपके अगेंस्ट में ऑफेंस किसने कमिट किया, इट एक्चुअली डज नॉट मैटर, ठीक है। तो यही होता है कंप्लेंट बेसिकली, बहुत ही सिंपल इसको समझाया गया है कि आप बेसिकली एलिगेशन लगा रहे हो कि किसी इंसान ने वेदर नोन और अननोन आपके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस कमिट किया है, और कंप्लेंट को दिया जा सकता है ईदर ओरली और इन राइटिंग। ये आपको क्लियर है? अब एक बार आते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पे, थोड़ा इसको ध्यान समझिएगा एक्सप्लेनेशन को। अ रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस, अच्छा एक चीज और इसमें ये रह गया, हैज बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। जो पुलिस रिपोर्ट होता है इट्स नॉट अ कंप्लेंट, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट जो है वो कंप्लेंट जनरली नहीं होता है, जनरली। अभी मैं आपको समझाऊंगा मैंने जनरली क्यों बोला, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट सेज अ रिपोर्ट मेड बाय ए पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच discloses after investigation the commission of a non-cognizable offense shall be deemed to be a complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the complainant। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये कहता क्या है कि अगर एक रिपोर्ट क्या, पुलिस रिपोर्ट, अगर एक पुलिस रिपोर्ट सबमिट की गई है बाय द पुलिस ऑफिसर। अब सोचिए, जस्ट इमेजिन सेक्शन 173 के अंदर पुलिस ऑफिसर ने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन को रिसीव किया। अब बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन, कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो पुलिस ऑफिसर को किसी भी प्रकार की प्रायर परमिशन चाहिए नहीं होती है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी कमेंस कर दी। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड किया गया तो क्या पता चला कि इट वॉज ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करने के बाद यह पता चलता है कि इट वाज ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। उन्होंने सोचा कि भाई मैं तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, बट लेटर इट वाज टर्न्ड आउट टू बी ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। तो यहां पर
अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस ऑफिसर एक पुलिस रिपोर्ट सबमिट करते हैं विच इज बेस्ड ऑन ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी ये सोचते हुए कि वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बट लेटर इन्वेस्टिगेशन जब खत्म हुआ इट टर्न्ड आउट टू बी अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन खड़ा हो जाएगा तो इस पुलिस रिपोर्ट को हम कंप्लेंट मानेंगे, ठीक है, इस पुलिस रिपोर्ट को हम कंप्लेंट मानेंगे एंड जो आपके पुलिस ऑफिसर होंगे ही विल बी द कंप्लेनेंट। था ना इंटरेस्टिंग? सो दिस इज व्हाट एक्सप्लेनेशन सेज कि अगर एक पुलिस ऑफिसर ने ये सोच के इन्वेस्टिगेशन कमेंस किया कि इट वाज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द ऑफेंस टर्न्ड आउट टू बी अ नॉन कॉग्निजेबल वन, ठीक है, तो वहां पर जो पुलिस रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को सबमिट किया जाएगा बाय द पुलिस ऑफिसर, वो पुलिस रिपोर्ट विल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट एंड द पुलिस ऑफिसर विल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेनेंट। क्लियर है आपको? इंटरेस्टिंग था ना? अब आते हैं हम लोग सेक्शन 223 पे, ठीक है। आज हम लोग खाली सबसेक्शन 1 तक करेंगे और एक दो केस लॉस को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइजो से शुरू करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल 2 लेक्चर में सेक्शन 223 कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। सबसेक्शन 1 बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ चैप्टर 16 कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट। अ मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन, वाइल हैविंग जुरिसडिक्शन, अगेन कंप्लेंट भी आप उसी मैजिस्ट्रेट के पास लॉन्च करेंगे जिनके जुरिसडिक्शन में आपके अगेंस्ट में ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है। वाइल टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट शैल एग्जामिन अपॉन ओथ द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस प्रेजेंट इफ एनी, and the substance of such examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and the witnesses and also by the magistrate। अब यहां पर सबसेक्शन 1 क्या कहता है मैं आपको समझाता हूं। इट सेज एक मैजिस्ट्रेट जिनके पास जुरिसडिक्शन है, जुरिसडिक्शन मतलब क्या है कि जिनके जुरिसडिक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है, ठीक है, वाइल टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट शैल, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या टर्म यूज हुआ है, वाइल टेकिंग कॉग्निजेंस, वाइल टेकिंग कॉग्निजेंस, बड़ा ध्यान समझिएगा इसका मतलब क्या है। मतलब जब मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट पर अपना जुडिशियल माइंड लगा रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पर ही विल एग्जामिन अपॉन ओथ, मतलब ओथ पे एग्जामिन करेंगे कंप्लेनेंट को, विटनेसेस को, अगर कोई भी विटनेस प्रेजेंट है तो, ठीक है, इफ एनी, देखिए इफ एनी लिखा है ना, एंड द सब्सटेंस ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी reduced to writing and shall be signed by the complainant and the witnesses and also by the magistrate। आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसेक्शन 1 ये कहता है कि एक मैजिस्ट्रेट, ठीक है, जब द मूमेंट, मैं यहां पे लिख देता हूं, द मूमेंट द मैजिस्ट्रेट started examining the complainant and the witnesses present, it would be deemed that the magistrate has taken cognizance। बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये, ठीक है। यहां पर बेसिकली सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि आप मैजिस्ट्रेट के पास गए, जुरिसडिक्शनल मैजिस्ट्रेट के पास गए कंप्लेंट लेके, ठीक है, एंड उस कंप्लेंट को पढ़ने के बाद मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेनेंट को और अगर कोई भी विटनेसेस प्रेजेंट है, ध्यान रखिएगा सबसेक्शन 1 के अंदर द मैजिस्ट्रेट, मैं इसको लिख देता हूं बेटर रहेगा, एक सेकेंड मैं आपको पहले समझाता हूं फिर लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर बेसिकली सबसेक्शन 1 क्या कहता है, इट सेज कि जो मैजिस्ट्रेट है जब उनके पास एक कंप्लेंट आएगी, ठीक है, जब उनके पास एक कंप्लेंट आएगी और वो इस ओपिनियन पे हैं कि वो उस कंप्लेंट के बेसिस पर कॉग्निजेंस लेने वाले हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन खड़ा होता है वो ये होता है कि हम ये चीज कब मानेंगे कि मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है बेस्ड ऑन द कंप्लेंट। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। इन्वेस्टिगेशन में तो समझ में आ गया कि पुलिस रिपोर्ट सबमिट की गई मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट को पेरूज किया एंड आफ्टर दैट ही केम टू द कंक्लूजन कि हाँ यहाँ पर ट्रायल कमेंस करने की जरूरत है, ठीक है, मतलब बेसिकली आपका इंक्वायरी कमेंस करने की जरूरत है। तो वहां पर जैसे इंक्वायरी शुरू हुई मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया। अब सवाल यहां पे ये खड़ा होता है कि कंप्लेंट में
मैजिस्ट्रेट कब कॉग्निजेंस ले रहे हैं? देखिए, जब द मोमेंट मैजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन करना शुरू कर देंगे, एग्जामिन करना मतलब क्या, उनसे पूछताछ करना शुरू कर देंगे, उसी समय इट विल बी डीम्ड कि मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है। ठीक है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट जो आपको याद रखना है, द मैजिस्ट्रेट कैन नॉट समन एनी विटनेसेस अंडर सेक्शन 223 सबसेक्शन 1। मैंने ये बात क्यों बोला, देखिए यहां पे क्या लिखा है, while taking cognizance of an offense on complaint shall examine upon oath the complainant। देखिए कंप्लेनेंट का तो मतलब वहां पे प्रेजेंट होना इज नेसेसरी, ठीक है, अपॉन ओथ एंड द विटनेसेस प्रेजेंट। यहां पे क्या बोल रहा है कि जो विटनेसेस कंप्लेनेंट के साथ आए हैं, आप उनका एग्जामिनेशन कर लो, उनको ओथ पे एग्जामिन कर लो, बट आप सबसेक्शन 1 के अंदर किसी भी विटनेस को कॉल अपॉन नहीं करोगे। आपके पास सबसेक्शन 1 के अंदर किसी भी विटनेस को समन करने की पावर नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। एंड आई क्या लिखा है, एंड द सब्सटेंस ऑफ सच एग्जामिनेशन शैल बी रिड्यूस्ड टू राइटिंग एंड शैल बी साइंड बाय द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस एंड आल्सो बाय द मैजिस्ट्रेट। उसके बाद एग्जामिनेशन करने के बाद, पूछताछ करने के बाद, ठीक है, और ये चीज ध्यान रखिएगा कि द एग्जामिनेशन, हाँ जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, हाँ, द एग्जामिनेशन विल बी इन Q&A फॉर्मेट। ठीक है। जो मैजिस्ट्रेट एग्जामिनेशन करेंगे अंडर सेक्शन 223, ठीक है, वो Q&A फॉर्मेट में होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा अपने नॉलेज के लिए। ठीक है। अब उन्होंने जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है, मैजिस्ट्रेट ने जो भी एग्जामिनेशन, जो भी पूछताछ कंडक्ट किया है कंप्लेनेंट से, और जितने भी विटनेसेस कंप्लेनेंट के साथ आए थे उनके, किसी को समन नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है, जितना भी उन्होंने एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है ऑन ओथ बेसिकली, उस एग्जामिनेशन को बेसिकली द मैजिस्ट्रेट हैव टू रिड्यूस इनटू राइटिंग। देखिए यहां पे शैल है, ठीक है, shall be reduced into writing. It is mandatory upon the magistrate to reduce into writing the examination that he had conducted. ठीक है। और साथ ही साथ it is mandatory upon the complainant and the witnesses and the magistrate कि वो जो भी मतलब एग्जामिनेशन के बाद उन्होंने जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, ठीक है, जिसको उन्होंने राइटिंग के फॉर्मेट में रिड्यूस किया, वहां पर इट इज मैंडेटरी अपॉन द मैजिस्ट्रेट, अपॉन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस प्रेजेंट टू साइन द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। क्लियर है आपको सबसेक्शन 1? ठीक है। अब आइए इसमें एक दो चीजें और समझते हैं। रुकिए पहले कुछ केस लॉस कर लेते हैं। ठीक है। अजवर वर्सेस वसीम, नहीं रुकिए, मेरे को पहले आपको एक दो चीजें और समझा लेते हैं, जो उसके बाद इन केस लॉस पे जाएंगे। अच्छा, एक बार सेक्शन 175 पे आइए। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर कोई बंदा कंप्लेंट लेके मैजिस्ट्रेट के पास आता है, तो क्या मैजिस्ट्रेट को कंपल्सरली वहां पे कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा? आप कंप्लेंट लेके गए, ठीक है, अब मैजिस्ट्रेट मतलब वहां पर हमने ये तो समझ लिया कि कंप्लेंट के बेसिस पे हम ये कब कहेंगे कि मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है? द मोमेंट ही स्टार्टेड एग्जामिनिंग द विटनेसेस प्रेजेंट एंड द कंप्लेनेंट। जिस टाइम पे एग्जामिनेशन उनसे पूछताछ शुरू कर देगा मैजिस्ट्रेट, ठीक है, वहां पर इट विल बी डीम्ड कि मैजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस। अब क्या इट इज मैंडेटरी अपॉन द मैजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस? जैसे कोई बंदा कंप्लेंट लेके आ रहा है, तो क्या मैजिस्ट्रेट के ऊपर ये मैंडेटरी है कि उन्हें कॉग्निजेंस लेना ही पड़ेगा? सोचिए। द आंसर इज नो। ठीक है, द आंसर इज नो। इसका जवाब आपको मिलेगा सबसेक्शन 3 के अंदर। देखिए क्या बोलता है, एनी मैजिस्ट्रेट empowered under section 210 may, after considering the application supported by an affidavit made under subsection 4 of section 173 and after making such inquiry as he thinks necessary and submission made in this regard by the police officer, order such an investigation as above mentioned। अब हमने ये चीज समझा था, मैं सीआरपीसी के वर्च्यू से आपको समझा रहा हूं, ठीक है, कि अगर सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 के अंदर पुलिस ऑफिसर एफआईआर को रजिस्टर करने से मना कर दे, तो आप सेक्शन 154 सबसेक्शन 3 के अंदर लोकल एसपी को अप्रोच कर सकते हो। ठीक है। अब लोकल एसपी यानी लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने मना कर दिया, तो आप सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 के अंदर
मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो कि ये देखो मेरा क्या कहते हैं एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे सकते हैं। बेसिकली अगर आप इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे रहे हो तो पहले तो आपको एफआईआर लॉन्च करना ही पड़ेगा ना। अब यहाँ पे अगर मजिस्ट्रेट ही मना कर दें तो आप सेक्शन 200 के अंदर डायरेक्ट कंप्लेंट प्रोसीडिंग के थ्रू जा सकते हो मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। एंड अगर ये भी मना कर दें तो फिर आप हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स को इन्वोक कर सकते हो। ये मैंने आपको समझाया था, बहुत बार समझाया है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। बेसिकली अगर सेक्शन 223 सबसेक्शन 1 के अंदर मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकार का कंप्लेंट रिसीव करते हैं तो या तो वो खुद कॉग्निजेंस ले सकते हैं या फिर बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 द मजिस्ट्रेट कैन ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन। अब इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दे दिया बेस्ड ऑन द कंप्लेंट विच वाज मेड ईदर ओरली या फिर थ्रू इन राइटिंग, ठीक है, उन्होंने रेफर कर दिया इस मैटर को अंडर सेक्शन 175 सेक्शन 3 टू द पुलिस ऑफिसर कि इसमें एफआईआर लॉन्च करो और इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करो, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर फिर पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट इन राइटिंग आई है या फिर इन पर्सन एक बंदा ओरली अपना कंप्लेंट लॉन्च करवा रहा है और मजिस्ट्रेट ने उससे पूछताछ शुरू कर दी, एग्जामिनेशन करना शुरू कर दिया, तो वहां पर इट वुड बी डीम्ड कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है। मैं आपको इसको एक चार्ट के थ्रू समझा देता हूं। ठीक है, अब जैसे कंप्लेंट है, ये आप चार्ट बना लीजिएगा। मैं सोच रहा हूं नेक्स्ट लेक्चर में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, यहीं पे मतलब लिख के प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिकली यहां पे मैंने क्या बनाया मैं आपको समझाता हूं। कंप्लेंट आया मजिस्ट्रेट के पास तो मजिस्ट्रेट या तो उस समय, ठीक है, कंप्लेंट के बेसिस पे उन्होंने एग्जामिनेशन शुरू नहीं किया, उन्होंने कंप्लेंट सुना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर कर दिया अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3 टू कमेंस द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो या तो मजिस्ट्रेट यहां पर ये कर सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट ने ये किया है तो ये नहीं माना जाएगा कि मजिस्ट्रेट ने बेस्ड ऑन द कंप्लेंट हैज टेकन कॉग्निजेंस, ठीक है। वहां पर फिर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगी, सेक्शन 193 के अंदर पुलिस रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट ने कंप्लेनेंट और विटनेसेस प्रेजेंट जो है उस टाइम पर उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करना शुरू कर दिया तो इट वुड बी डीम्ड कि सेक्शन 210 सबसेक्शन 1A के अंदर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया है। क्लियर है आपको? ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो मेरे को आपको समझानी थी। अब हम जाते हैं कुछ केस लॉस की तरफ। पहला आपका केस है अजवर वर्सेस वसीम, इट वाज 2024 सुप्रीम कोर्ट। यहां पर क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड इन दिस केस दैट इफ ए मैजिस्ट्रेट started examining complaint and the witnesses present under section 223, then it signifies that the magistrate has taken cognizance under section 210(1)(a). Also, the witnesses present during the examination shall only be examined and no summons shall be sent to the witnesses under section 223 subsection 1। बेसिकली क्या कह रहे हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो मैजिस्ट्रेट है, द मोमेंट ही स्टार्टेड एग्जामिनिंग द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस प्रेजेंट इट विल बी डीम्ड दैट द मैजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस, ठीक है। मतलब अगर मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेनेंट को और जो विटनेसेस प्रेजेंट है उनसे पूछताछ करना शुरू कर दी तो इसका मतलब हम यहां पर यह मानेंगे कि द मैजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, ठीक है। और साथ ही साथ सेक्शन 223 सबसेक्शन 1 के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास किसी और विटनेस को बुलाने की पावर नहीं है। वो इश्यू ऑफ प्रोसेस में होता है, ठीक है, वो इश्यू ऑफ प्रोसेस में होता है, हम उसको बाद में समझेंगे। द नेक्स्ट केस इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बिजोय कुमार घोष, इट वाज 1978 सुप्रीम कोर्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इन रेफरेंस टू अ कंप्लेंट केस when the magistrate peruses the complaint and decides to initiate complaint proceeding under chapter 16 of BNSS, it will be said that he has taken cognizance on the complaint, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 223 पास बाय द मैजिस्ट्रेट इज द एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन। सेम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था 1978 के केस में, वो अजवर वर्सेस वसीम में भी सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया था।
ठीक है, कि मतलब जब वो कंप्लेंट को पेरूज करना शुरू करें और उन्होंने बेसिकली जब एग्जामिनेशन कंडक्ट करना शुरू कर दिया, इट विल बी डीम्ड कि चैप्टर 16 ऑफ बीएनएसएस के अंदर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया। अब आप ये मत सोचेगा कि 1978 में तो बीएनएसएस था ही नहीं, मैं बेसिकली इन सेक्शंस को डाल दिया हूँ आपके रेफरेंस के लिए ताकि आपको पढ़ने में आसान हो। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 223 पास बाय द मैजिस्ट्रेट इज द एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट कॉग्निजेंस हैज बीन टेकन। आगे, in contrary to this, if the magistrate passed an order under section 175 subsection 3 in chapter 12, it can be said that he has not taken cognizance and complete proceeding have not been initiated. It's not complete, it's complaint. I'm so sorry, थोड़े बहुत मिस्टेक्स हो जाते हैं इसमें। ठीक है, बेसिकली मैंने जो आपको ऊपर समझाया था कि अगर मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट को पेरूज करने के बाद, ठीक है, ऑर्डर कर दिया पुलिस ऑफिसर को अंडर सेक्शन 175 सबसेक्शन 3, दिस इज बेसिकली सेक्शन 156 सबसेक्शन 3। ठीक है, अगर ऑर्डर कर दिया यहां पर, तो यहां पर क्या माना जाएगा कि कंप्लेंट के बेसिस पे तो मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस नहीं ली है। क्लियर है आपको ये चीज? हमने सबसेक्शन 1 को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। होप आपको सारे एस्पेक्ट समझ में आ गए होंगे कि कॉग्निजेंस क्या होता है, मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कैसे लेता है। ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोवाइजो से शुरू करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है कंप्लेंट प्रोसीडिंग। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।